बड़ा मकान। गर्मी की छुट्टियों में मैं मम्मी के साथ अपनी मौसी के घर जब भी दिल्ली जाती तो रास्ते में बड़े मकान दिखाई देते थे और शीशे की खिड़कियों पर डले पर्दे और बालकनी में लगे हुए झूले, कुर्सियाँ, पौधे, हैंगिंग लाइट और बड़े सुंदर से मेन गेट और बाहर खड़े गार्ड्स और चमकती गाड़ियाँ दिखती थी। मैं हमेशा सोचती कि इन मकान में लोग अंदर कैसे रहते होंगे। इन मकानों को बस फिल्मों में ही देखा था और वैसे ही कल्पना की थी, पता नहीं। एक उत्सुकता सी थी हमेशा इन बड़े मकानों को अंदर से देखने की। हमारे घर के सामने रहने वाले गुप्ता अंकल ने भी अपना घर बेच दिया और रातों रात ही घर को ढहा दिया गया। अब मलबा ही मलबा था चारों ओर। 2-4 दिनों बाद ही मलबा उठाने के लिए मजदूर भी आ गए। 10 दिनों में ही 500 गज का प्लॉट दिखाई देने लगा। मैं रोजाना अपने स्कूल से आकर कमरे की खिड़की से मजदूरों को काम करते देखती। जब मम्मी खाने के लिए आवाज़ लगाती तभी मैं खिड़की से हटती। एक दिन स्कूल से आकर के मैंने देखा कि प्लॉट पर बहुत गहमा गहमी है। कई लोग सिर पर कैप लगा कर दिखाई दिए जो इंची टेप से ज़मीन नाप रहे थे। मम्मी ने बताया कि यह कैप लगाए लोग इंजीनियर हैं जो कि घर का डिज़ाइन बनाएंगे और किसी अरोड़ा साहब ने ये घर खरीदा है और अब यहाँ बड़ा सा महल नुमा घर बनेगा। मैं सुनकर बड़ी खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो शायद मैं यह बड़ा सा मकान अंदर से देख पाऊंगी। कभी तो कोई मौका मिलेगा अंदर जाने का। अब तो बड़े ही जोर शोर से काम चलने लगा। बहुत शोर रहने लगा। अब हमारे घर के अंदर तक आवाज़ें आती। ईंटें, सीमेंट, लोहे के सरिये, मशीनें चलती रहती हैं। मजदूर जोर जोर से बातें करते, यानी खूब चहल पहल रहती थी। रात रात तक करीब 2 साल तक काम चलता था और मम्मी ने जैसा कहा था वैसा महल नुमा सुंदर सा मकान तैयार हो गया। आज मेरी स्कूल की छुट्टी थी और मैंने देखा कि इस मकान के बाहर बड़ा सामियाना लगा था और पूरा घर ही सामियाने से चारों ओर से हुआ था। मैं दौड़कर मम्मी के पास गई। तब पापा को मम्मी से बात करते सुना कि आज अरोड़ा साहब के मकान का मुहूर्त है, तभी यह सामियाना लगा है। तो मैंने उछलते हुए पापा को टोका और पूछा, फिर तो हम भी जाएंगे ना, आखिर पड़ोसी हैं हम उनके। पापा मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं बेटा, हमें नहीं बुलाया है उन्होंने, हमें तो जानते भी नहीं हैं ये लोग। ये सुनकर मैं उदास हो गई और मन ही मन कल्पना करने लगी कि कैसे इस घर के लोग पार्टी करेंगे और घर अंदर से कैसा होगा। सब तो मज़े कर रहे होंगे, बच्चे भागम भाग कर रहे होंगे। इतना बड़ा मकान है यह। काश यह अरोड़ा अंकल जी हमें भी बुला लेते। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और हसरत भरी निगाह से मकान की ओर देखने लगी। रात भी हो चली थी, बस लाइटें ही लाइटें थीं मकान की मंजिलें और सामियानों में, और खूब तेज म्यूजिक बज रहा था। कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। दूर तक गाड़ियाँ दिख रही थी। मेहमान खूबसूरत कपड़ों में अंदर जाते दिख रहे थे। मम्मी ने मुझे खाना खाने को बुलाया, पर मेरा मन तो अरोड़ा अंकल के मकान के अंदर जाने को मचल रहा था। आज अपनी पसंद का खाना भी अच्छा नहीं लगा मुझे। रात भर सामने पार्टी की ही चलती रही। मम्मी, पापा और मैं सो गए। सुबह मैं तैयार होकर स्कूल चली गई। वापस आकर खिड़की से मकान देखने लगी। मकान बाहर से सुंदर था पर घर में कोई दिखाई नहीं देता था। बस गाड़ियाँ आती जाती दिखाती थी। कभी कभी ज़्यादातर बड़ा सा गेट बंद ही रहता था। इस मकान को देखते देखते अब मेरा मन भी उबता गया। मैं अब अपना समय अपनी पढ़ाई में देने लगी थी। इस मकान में अरोड़ा अंकल को आए 5-6 साल हो गए थे। मैं आज जब कॉलेज से वापस आ रही थी तब अरोड़ा अंकल जी के घर पर लाइटें लगी देखी थी। रात को पापा ने बताया कि अगले महीने अरोड़ा अंकल के बेटी की शादी है। सुना है बड़े ही अमीर घर से बहू आ रही है, तो अभी से इतनी सारी लाइटें क्यों लगा दी हैं? मैंने पूछा। पूरे महीने फंक्शन होंगे इनके यहाँ पर, मम्मी बोली। पर हमें क्या है, वे हमें कौन सा बुलाएंगे? मैंने चिढ़ते हुए ही कहा। 1 महीना यूं ही निकल गया। बैंड बाजने लगा। शहर के सभी बड़े अमीर लोग घर के बाहर इकट्ठे थे। चहल हो रही थी। घर की सजावट से लेकर के मेहमानों और अरोड़ा अंकल और आंटी जी के कपड़े सभी देखने लायक थे।
बारात चली गई और चमकते हुए घर में शांति पसर गई और सुबह 4 बजे बैंड बाजा सुनाई दिया। मम्मी और मैं आंखें मलते हुए खिड़की पर पहुँचे। डोली आ गई। लंबी सी चमकती हुई गाड़ी रुकी और परी जैसी बहू उतरती है। अरोड़ा आंटी जी अपने सभी रिश्तेदारों और मेहमानों के साथ अपनी बहू बेटे को बड़े से गेट के अंदर ले गई थी और गेट बंद हो गया। चारों ओर चुप्पी फैल गई और मम्मी वापस जाकर सो गई। मैं अपने बेड पर लेटे हुए सोचने लगी कि अंदर कैसे सब बहू पर वारे जा रहे होंगे। ढेरों गिफ्ट भी मिले होंगे बहू को। महल की रानी बनकर रहेगी यह तो। क्या समय है इस लड़की का। नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे इसके। गाड़ी बंगला पैसा शानो शौकत और क्या ही चाहिए एक लड़की को। इतना सुंदर और बड़ा घर, यानी जो भी फिल्मों में देखा था उसी की कल्पना करते और यह सब सोचते सोचते मैं सो गई। कई दिनों तक तो सामने गाड़ियां आती जाती रहीं और कई दिन बाद बाजार में अचानक हमें सामने वाली गुप्ता आंटी मिली। हालचाल पूछने के बाद बोली, हमारे जाने के बाद अब तो अरोड़ा जी बन गए हैं आपके पड़ोसी। पिछले साल शादी थी उनके बेटे की, आप लोग भी गए होंगे। नहीं नहीं आंटी जी, हम कहाँ गए थे, हमें थोड़ी बुलाया था और हमसे वो लोग आज तक बोले भी नहीं हैं। बस गाड़ी आती जाती दिखती है और फिर गेट बंद। मैंने तपाक से जवाब दिया, ओह वैसे मैं भी शादी में तो जा नहीं पाई थी, बस थोड़ी देर के लिए ही इनके घर गई थी, बहू की मुँह दिखाई के लिए। बड़ी अमीर घर से बहू लाए हैं अरोड़ा साहब तो, और ऊपर से इतनी सुंदर सुशील और खूब पढ़ी लिखी। इनके पूरे परिवार में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अब क्या ही बताऊं, समय ही बलवान है इन लोगों का। तो वैसे हमने भी अपनी बेटी शिखा का रिश्ता पक्का कर दिया है। अगले महीने ही शादी है, आप सबको भी आना है। शादी का कार्ड देने आऊंगी मैं। गुप्ता आंटी खुश होती हुई बोली, हाँ हाँ जरूर आइएगा, यह तो बड़ी खुशी की बात है जी। अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई। आप भाई साहब के साथ आइएगा हमारे घर, उनसे मिले भी काफ़ी समय हो गया है। मम्मी ने गुप्ता आंटी से कहकर विदा ली और हम बाजार से आगे निकल गए। थोड़े दिनों बाद ही गुप्ता आंटी हमारे घर अपनी बेटी शिखा की शादी का कार्ड देने आई। मम्मी को मुझे और पापा को साथ लाने का कहकर जल्दी ही चली गई। मैं पापा मम्मी के साथ शिखा की शादी में पहुंची। दूर से ही हॉल में गुप्ता आंटी जी ने स्टेज से हमें देखा और अपनी ओर आने का इशारा किया। हम तीनों गुप्ता आंटी के पास पहुंचे। तभी आंटी ने कीमती से लहंगे में पास ही खड़ी खूबसूरत सी लड़की को नज़दीक बुलाया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, निया बेटे, इससे मिलो, यह सीनू है, तुम्हें एक बार देखना चाहती थी और तुम्हारे घर के सामने वाले घर में ही रहती है। और सीनू, यह निया है, अरोड़ा अंकल की बहू। अच्छा, सच में? निया ने कहा। मेरे कुछ कहने से पहले ही निया ने मुझे गले लगा लिया। आप तो बहुत ही प्यारी हो सीनू, आओ ना कभी हमारे घर, खूब बातें करेंगे। निया ने कहा। हाँ हाँ भाभी, ज़रूर, जल्दी ही आती हूँ मैं आपके घर पर। आप अपना मोबाइल नंबर दे दो। मैंने कहा। घर वापस आ करके मैं उछल रही थी। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। मेरा तो मानो कोई सपना सच हो गया। अब तो मैं बड़े आराम से उस मकान में अंदर जा सकती हूँ और अगर निया भाभी मेरी दोस्त बन गई ना तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं रोज़ इस बड़े से मकान में जा पाऊँगी। अरे, शादी से आकर बड़ी ही खुश नज़र आ रही हो तुम, क्या बात है? कपड़े बदल लो और सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है, एग्ज़ाम्स भी हैं तुम्हारे। माँ ने कमरे में ही मुझे कॉफ़ी पकड़ाते हुए कहा। झटपट से दिन बीत गए और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए थे। मेरा सारा वक्त कॉलेज और पढ़ाई में ही बीतने लगा। खिड़की से अरोड़ा अंकल का मकान देखे तो बहुत समय भी हो गया था। आज मेरा आखिरी पेपर था। कॉलेज से वापस आते समय मैं सोच रही थी कि कल फ्री होकर कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर के निया भाभी से मिलने जाऊंगी मैं। आते से ही मैंने मम्मी से पूछा, मम्मा कल मैं निया भाभी से मिलने सामने घर चली जाऊं? चली जाना, एक बार पापा से भी फ़ोन करके पूछ लो। सुबह ही भोपाल के लिए निकल गए हैं और अब 1 हफ्ते बाद ही आएंगे। तुम्हारे पेपर का भी पूछ रहे थे। वैसे पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? जाने से पहले एक बार फ़ोन भी कर लेना निया को। अच्छी लड़की है निया, कोई भी एटीट्यूड नहीं था लड़की में, मम्मा ने कहा। पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ है मम्मा, फिकर नॉट। अभी पापा को बताती हूँ
और हाँ, फ़ोन करके ही जाऊंगी मैं निया भाभी के घर। मैंने हंसते हुए कहा। कल मैं इस बड़े से मकान को अंदर से देख पाऊंगी, यह सोच कर मैं बहुत ही खुश थी। सुबह सवेरे गाड़ी के हॉर्न से मेरी नींद खुली। मम्मी घर में दिखाई नहीं दी। मैं भागकर अंदर खिड़की पर गई, देखा तब अरोड़ा अंकल जी के मकान के बाहर 5-6 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। भीड़ ही भीड़ थी सामने, मीडिया वालों की गाड़ियां और शोर ही शोर था। तभी मम्मी ने मुझे आवाज़ भी लगाई। आप कहाँ थी मम्मा? क्या हुआ है नीचे? यह पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ है अरोड़ा अंकल के घर में? मैंने पूछा। बेटा, निया भाभी नहीं रही। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। नीचे सब बता रहे हैं कि बहुत ही तंग करते थे ससुराल वाले। उस बेचारी लड़की को इतना दहेज लाई थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, फिर भी उसे दहेज के लिए मारते पीटते थे। अरोड़ा अंकल के बेटे को निया पसंद नहीं थी और पता चला है वह पहले से ही शादीशुदा था। संतान नहीं होने का ताना देते थे, मतलब हर तरह से परेशान थी वो, और आज उसने अपनी जान ही ले ली। मम्मी ने सुबकते हुए बताया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे निया भाभी याद आ रही थी। मैंने अपने मोबाइल में उनकी डीपी देखी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी। बड़े से मकान को अंदर से देखने का मेरा चाव एक झटके में ही खो गया। मकान बड़ा नहीं हो, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए और हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। इस चमक दमक के पीछे कितना अंधकार है। मियाँ भाभी के लिए लाए हुए गिफ्ट को टेबल पर रखकर मैंने खिड़की को बंद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और भी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।